नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्कोचाइटा ब्लाइट ऑफ ग्राम। यानी जो चने की फसल होती है उसमें एक फंगस के द्वारा उत्पन्न होने वाली डिजीज़ है। उसमें क्या होता है, फंगस के द्वारा इसमें जो पौधे की वायवीय भाग होते हैं जैसे लीफ, पॉड, स्टेम, जितने भी वायवीय भाग होते हैं उन सभी पर इस डिजीज़ के द्वारा संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है और पौधे को नुकसान होता है। डिजीज़ में जो स्पॉट बनते हैं, जो स्पॉट होते हैं वो बिल्कुल हल्के से राउंड होते हैं, स्मॉल आकार के होते हैं स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे पॉड पर है ये, धीरे धीरे इनका आकार बढ़ता रहता है और बीच में सेंटर पॉइंट में ब्लैक पिन पॉइंट आकार का स्पॉट उभरता है या धसा हुआ होता है, यानी अंदर की ओर दबा हुआ होता है ब्लैक पिन पॉइंट आकार का स्पॉट, जिसमें पिक्निडियो बीजाणु भरे रहते हैं और धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता रहता है। इस डिजीज के जो लक्षण है वो लीफ पर, जो हेल्दी लीफ होती है उसमें धीरे धीरे इन्फेक्शन होने के बाद लीफ सूखने लग जाती है। स्टेम में, स्टेम का जो हिस्सा होता है वो पिचकने लग जाता है और वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और टूट जाता है। जो पोड होता है उसमें राउंड आकार के स्पॉट निकलते हैं और जो बीज होते हैं वो बिल्कुल मरे हुए होते हैं, उनमें अंकुरण क्षमता कम होती है। और इसकी जो फंगस होती है उसके जो पिक्निडियो बीजाणु होते हैं उनका जीवन क्षमता होती है वो 1 वर्ष हेतु होती है। ऐसे ही स्पॉट लीफ पर भी दिखाई देते हैं, राउंड शेप में, बिल्कुल अंदर की ओर धसे हुए होते हैं और स्टार्टिंग में ये येलो कलर के होते हैं और बाद में भूरे व फिर लीफ सूखने लग जाती है। ये स्पॉट धीरे धीरे पिन पॉइंट आकार के होते हैं और बाद में इस आकार में बढ़ते जाते हैं और पूरी लीफ, होल लीफ को कवर कर लेते हैं। जो पोड होता है, पोड के अंदर जो सीड बनता है, सीड भी इससे इन्फेक्शन के द्वारा इन्फेक्टेड हो जाता है और इसकी जो कवक के बीजाणु होते हैं वो अगले वर्ष हेतु मृदा में पड़े रहते हैं। या तो वो लीफ जब मृदा में गिर जाती है तो उसके अवशेष भी मृदा में अगले वर्ष हेतु जीवित बने रहते हैं और अगले वर्ष में जब चने की फसल की बुआई की जाती है तो यह इन्फेक्शन जल और वायु द्वारा, या पिक्निडियो बीजाणु जल या वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं और नई डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। एस्कोचाइटा ब्लाइट ऑफ ग्राम, चने के अंदर एक ये डिजीज लगती है, ये फंगस की वजह से लगती है। यह डिजीज है ना, यह भारत में 1932 में पंजाब में लूथर व वैदिक नाम के 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले इसको देखा था। यानी इंडिया में जो फर्स्ट टाइम था 1932 में इस डिजीज को देखा गया था, जो पंजाब में देखा गया था। एक तो थे डॉक्टर लूथर और एक थे डॉक्टर वैदिक नामक 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले इस डिजीज को देखा था। यह रोग हानिकारक या हानि पंजाब में 1968 में सर्वाधिक हुई। यानी इस रोग से ना जो हानि है ना वो सबसे ज़्यादा पंजाब में हुई थी 1968 में, क्योंकि उस समय जो चने का क्षेत्र था वो सबसे ज़्यादा वहीं पर था। 1982 में राजस्थान में 5 से 75% तक इस रोग से हानि हुई। यानी राजस्थान के अंदर जब चने की खेती इसकी होने लगी तो 5 से 75% तक जो नुकसान था वो 1982 के अंदर इसमें देखा गया था। नेक्स्ट है सिम्टम्स, यानी इसके लक्षण। जो लक्षण है, इस रोग के लक्षण जड़ को छोड़कर सभी वायवीय भागों, यानी जो पौधे का जड़ को छोड़कर ऊपर वाला हिस्सा होता है, वायवीय भाग जो वायु के संपर्क में रहता है, उन सभी पर इसके लक्षण पाए जाते हैं। जैसे लीफ पर, पॉड पर यानी फली पर और फ्लावर पर, स्टेम पर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। यानी जो वायवीय भाग है उन सभी पर इसके स्पॉट या लक्षण दिखाई देते हैं। यह रोग जनवरी फरवरी माह में लीफ व फलियों पर स्मॉल राउंड यानी छोटे गोल आकार के येलो ब्राउन कलर के यानी पीले और भूरे रंग के स्पॉट उत्पन्न करता है। यानी यह जो डिजीज है यह जनवरी फरवरी में लीफ व फलियों पर, यानी जो फली बनती है, पॉड बनती है और लीफ होती है और उस पर स्मॉल राउंड के यानी छोटे गोल आकार के पीले व भूरे रंग के स्पॉट दिखाई देते हैं या उत्पन्न होते हैं। यह स्पॉट थोड़ा सा दबा हुआ होता है, यानी थोड़ा सा अंदर की ओर दबा हुआ होता है, तथा किनारे जो होते हैं
वो लाल व भूरे रंग के होते हैं। इसमें उत्पन्न ब्लैक पिन पॉइंट यानी जो इसमें उत्पन्न होने वाला स्पॉट होता है वो ब्लैक पिन पॉइंट कलर का दिखाई देता है, जिसमें पिकनीडियम से या पिकनीडियम भरे रहते हैं या पिकनीडियम जैसा दिखाई देता है। यह ब्लैक पिन पॉइंट सीड पर भी दिखाई देते हैं, यानी जो बीज होता है उस पर भी ब्लैक पिन पॉइंट यानी हल्के से बिल्कुल पिन पॉइंट आकार के स्पॉट दिखाई देते हैं, जिनमें पिकनीडियम बनता है। पर्णवृंत पर 3 से 4 सेंटीमीटर यानी जो टेंडर लीफ होती है उस पर 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे स्पॉट उत्पन्न होते हैं तथा यह एक कवक द्वारा उत्पन्न होने वाले घाव होते हैं। शुष्क मौसम में यह रोग नहीं फैलता, यानी जब ड्राई सीजन होगा तब यह डिजीज नहीं फैलता है, इसकी ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन हल्की सी वर्षा इस रोग में तीव्रता ला देती है, यानी जब हल्की सी वर्षा होगी तो यह रोग तीव्र गति से फैलता है। नेक्स्ट है इटियोलॉजी यानी हेतु की। जो इस डिजीज का पैथोजन है वो है एस्कोचाइटा रेबियाई। एस्कोचाइटा ब्लाइट जो डिजीज है उसका जो पैथोजन है वो है एस्कोचाइटा रेबियाई। इसमें जो माइसीलियम होती है वो पेल क्रीम कलर्ड की होती है, यानी बिल्कुल क्रीमी कलर की होती है। जो फ्रूटिंग बॉडी होती है इसमें जो सेक्सुअल अलैंगिक जनन होता है वो होता है पिकनिडियो द्वारा, और लैंगिक जनन होता है उसमें बनते हैं शूडोथीसिया। स्पोर होता है वो एसेक्सुअल पिकनिडियोस्पोर और सेक्सुअल एस्कोस्पोर द्वारा इसका प्रसारण होता है। यह 1 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है। जो पैथोजन है एस्कोचाइटा ब्लाइट का वो क्या है, तो वो है एस्कोचाइटा रेबियाई। माइक्रोस्फेरिला रेबियाई इस कवक की कवकजाल सेप्टेड प्रकृति की होती है, यानी जो यह डिजीज है और इसकी कवकजाल होती है जो बनती है जो बिल्कुल मुलायम होती है, यह सेप्टेड प्रकृति की होती है तथा अलैंगिक जनन द्वारा ब्लैक पिन पॉइंट बनाती है, यानी इसमें अलैंगिक जनन द्वारा ब्लैक पिन पॉइंट्स बनते हैं जिसमें पिकनीडियम भरे रहते हैं, यानी जो पिकनीडियम बीजाणु होते हैं वो भरे रहते हैं। पिकनीडियो बीजाणु का निर्माण करता है, यानी जो पिकनीडिया होता है वो पिकनीडियो बीजाणु का निर्माण करता है। और पिकनीडिया जो बीजाणु होता है उसका आकार होता है फ्लास्क नुमा, यानी ऊपर से वो पतला और नीचे से लेमन शेप का होता है, फ्लास्क नुमा होता है। पिकनीडिया जल को अवशोषित कर फूल जाते हैं, यानी जो पिकनीडिया होते हैं वो जल को अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फूल जाते हैं। तथा पिकनीडिया 1 वर्ष तक जीवन क्षमता रखता है, यानी जो पिकनीडिया बीजाणु होता है उसकी जो जीवन क्षमता होती है वो 1 वर्ष हेतु होती है, यानी 1 वर्ष के बाद उसमें जीवन क्षमता नहीं रहती है। नेक्स्ट है डिजीज साइकिल यानी रोग चक्कर। एस्कोचाइटा जो ब्लाइट डिजीज का डिजीज साइकिल है उसमें इन्फेक्टेड जो लीफ होती है, यह लीफ जब मर्दा में गिर जाती है तो अगले वर्ष हेतु इसके जो रोग कारक होते हैं वो उत्तरजीवी रूप में पड़े रहते हैं। तथा इन्फेक्शन ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स, या तो इन्फेक्शन होता है वो लीफ में हो सकता है, स्टेम में हो सकता है या पोड से हो सकता है। इसमें जो पिकनीडियो बीजाणु बनते हैं, पिकनीडियो बीजाणु का प्रसारण होता है वो वर्षा द्वारा या वायु द्वारा होता है। जब यह हेल्दी लीफ पर चले जाते हैं और हेल्दी लीफ में संक्रमण करते हैं, हेल्दी लीफ में इन्फेक्शन करने के बाद इसमें इन्फेक्टेड सीड का निर्माण होता है। इन्फेक्टेड सीड से सीड्स और सीडलिंग द्वारा नए पौधे का जर्मिनेशन होता है और नए पौधे के जर्मिनेशन होने के बाद जल द्वारा और वायु द्वारा ये नए पौधे तक स्थानांतरित हो जाते हैं। या जो इन्फेक्टेड क्रॉप्स होती है उसके जो अवशेष हैं वो मर्दा में पड़े रहते हैं, उससे शूडोथीसियम का निर्माण होता है और शूडोथीसियम वायु द्वारा पौधे तक पहुंचते हैं। इस प्रकार यह डिजीज साइकिल 1 वर्ष हेतु चलता रहता है। जो पिकनीडियो बीजाणु होते हैं वो 1 वर्ष तक ही जीवन क्षमता रखते हैं। पिकनीडिया या बीजाणु होते हैं ये मलबे व अवशेष के रूप में अंतः बीजाणु या बाहरी बीजाणु के रूप में उत्तरजीवी रहते हैं, यानी जो पिकनीडिया या बीजाणु बनते हैं वो मलबे में अवशेष के रूप में पड़े रहते हैं, या तो अंतः बीजाणु या बाहरी बीजाणु के रूप में उत्तरजीवी रहते हैं। मर्दा में लंबे समय तक पड़े रहते हैं तथा प्राथमिक संक्रमण यहीं से करते हैं, यानी जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो सोइल के द्वारा ही होता है। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान बीजाणुओं के अंकुरण हेतु उपयुक्त होता है, यानी जो टेम्परेचर चाहिए बीजाणुओं के अंकुरण हेतु वो था 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान। पिकनीडिया बीजाणु जल व वायु द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। जब फसल को
जल या सिंचाई दी जाती है या तीव्र वायु चलती है तब इसके पिग्निडियो बीजाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं, वह सेकेंडरी इन्फेक्शन करते हैं। जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वो जल द्वारा और वायु द्वारा होता है। वातावरण में 85% नमी होने पर व 22 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान होने पर यह डिजीज सीवियर कंडीशन में फैलता है, यानी बहुत तीव्र गति से फैलता है जब वातावरण में 85 डिग्री सेल्सियस या 85% मॉइस्चर हो या 22 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान हो। फरवरी मार्च के महीने में पुष्पन और फलियों पर संक्रमण अधिक होता है, यानी जो फरवरी और मार्च का महीना होता है उस समय पुष्पन और फलियों पर संक्रमण तीव्र गति से होता है। प्राथमिक निवेश द्रव्य बीज व मलबे पर पड़े रहते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, यानी इसका जो कंट्रोल है वो कैसे करते हैं। जो मैनेजमेंट है उसमें सदैव स्वस्थ व प्रमाणित बीजों को ही बोना चाहिए तथा बीज को बोने से पूर्व कवकनाशी से उपचारित करें। बाविस्टीन थायराम 1:1 में 2 ग्राम मिलाकर या 1 केजी बीज से उपचारित करें, यानी जो बीज है वो 1 केजी चाहिए या उसमें बाविस्टीन और थायराम 1:1% अनुपात में लेकर 2 ग्राम मिला लें और 1 किलो बीज को उपचारित करें। सेकेंडरी इन्फेक्शन रोकने के लिए पर्णी छिड़काव में कैलेक्सिन 900 ग्राम प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें या कोई अन्य कवकनाशी का भी प्रयोग कर सकते हैं जैसे मैंकोजेब या कार्बेंडाजिम। रोगरोधी किस्में लगाएं। जो रोगरोधी किस्में हैं उनके लगाने से भी इस डिजीज का कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे पूसा 261 है, यह किस्म लगाने पर यह डिजीज नहीं फैलता, या पूसा 256 या 413 अतुल। फसल की कटाई के बाद अवशेष जो बचता है उसको जला देना चाहिए जिससे इसका जो प्राथमिक संक्रमण होता है वो नष्ट हो जाए या प्राइमरी इन्फेक्शन न फैले।